चलिए जी, टेस्ट नंबर 3 लिखा हुआ है आपका। आप बोले ना प्लीज, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री। कहते हैं इन्वेंट्री राइट डाउन के लिए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली, द कैलकुलेशन ऑफ पॉसिबल राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री मे बी डन बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन, मतलब रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। And also should be assessed on an item by item basis। ये राइट डाउन की बात हो रही है। कहते हैं कि राइट डाउन के बारे में क्या ये स्टेटमेंट हमने देखी, आप लोगों को याद होगा राइट डाउन होता है आइटम बाय आइटम। कहता है मे बी बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। ये रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और इनको तो इकट्ठा चेक किया जाता है। फिर दूसरी स्टेटमेंट, द कैलकुलेशन ऑफ पॉसिबल राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री मस्ट नॉट बी डन बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन बट शुड बी असेस्ड ऑन आइटम बाय आइटम। मतलब उसको रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस को वो तो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। उसके बाद बीटा, क्वेश्चन नंबर 2, पहलवान लिमिटेड प्रोड्यूस juices फॉर द लोकल मार्केट। At its financial statement 30th June 22, it had raw material 3,20,000, had a market value 300,000. It is expected that cost to convert the raw material into finished juices for rupees, assume that once converted into finished goods, it will be sold 4,80,000 और उसकी सेलिंग प्राइस क्या है 40,000। कहता है फाइंड द क्लोजिंग स्टॉक एट 30th June 2020। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, आपको याद होगा कि वो इसके अंदर वो एग्जांपल था। अब इसमें आपके पास रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 3,20,000 और उसकी एनआरवी कितनी है 3। अब आ जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी है 4, क्योंकि 3,20,000 में 80,000 मजीद लगा ना, क्योंकि ये बुक वाला ही सवाल है। और उसकी एनआरवी कितनी है 4,40,000। अब आप मुझे बताएं कि हमने क्लोजिंग स्टॉक से शुरू करें, सॉरी फिनिश गुड से शुरू करते होते हैं, इसको 4 लाख पे लिखेंगे या 4,40,000 पे लिखेंगे? अगर ये 4 लाख पे लिखा जाएगा तो फिर रॉ मटेरियल भी हमेशा अपनी कॉस्ट पे आएगा, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 7,20,000। गॉट इट। नेक्स्ट, खुशबख्त लिमिटेड प्रोड्यूस एलईडी, सेम क्वेश्चन। अब इसमें उसने पूछा क्या है, फाइंड द रिक्वायरमेंट पर भी ध्यान दिया करें। अब क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन था, उसकी सेल वैल्यू क्या है 3 लाख, एनआरवी क्या है 3 लाख। अब फिनिश गुड्स की कॉस्ट क्या है और उसकी एनआरवी कितनी है 3,60,000। अब हमने ये देखना है एनआरवी लॉस कितना आया। क्या हम उसको एनआरवी पे लिखेंगे या नहीं? एनआरवी पे लिखेंगे तो जनाब इसकी एनआरवी कितनी है 3,20,000 से 3 लाख हो गया, तो कितना लॉस आ गया फिर 4 लाख और 3,60,000 में भी एनआरवी लॉस है, और जितना स्टॉक आपने राइट डाउन किया वो आपका एनआरवी लॉस है। फिर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल गुड्स या गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सेग्रीगेटेड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। स्पेसिफिक, वो इधर बातें कर रहे हो, सवाल सुनो। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट दो चीजों के लिए नेसेसरी होती है, एक नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल गुड्स के लिए और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। तो इसमें ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल गुड्स के लिए तो क्या होता है फाइफो या वेटेड एवरेज। कौन सा सेकंड? दूसरा
इतना स्लो चल रहा है। देखिए आप लोगों का जब हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर फिनिश गुड्स की एनआरवी अगर कम नहीं है ना, तो फिर आपने वर्क इन प्रोसेस और रॉ मटेरियल को भी एनआरवी पे नहीं लिखना, चाहे उसकी एनआरवी कम ही क्यों ना हो, फिर उसको फिर क्या किस पे लिखना है, हमेशा कॉस्ट पे। तो यहाँ पर फिनिश गुड्स 4 लाख उसकी कॉस्ट है, 4,40,000 उसकी एनआरवी है, मतलब उसकी कॉस्ट कम है, तो फिर सबको कॉस्ट पे लिखेंगे। तो उसका क्लोजिंग स्टॉक बताना था, तो 4 लाख क्लोजिंग स्टॉक हो गया और 3,20,000 उसका रॉ मटेरियल हो गया, टोटल 7,20,000 हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 5, which statement is corrected for cost formula FIFO and weighted average used in the inventory, not for goods produced and segregated for specific project? बिल्कुल सही है, क्योंकि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए तो स्पेसिफिक फार्मूला होता है ना। फॉर ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल गुड्स तो बोथ आर करेक्ट। which statement is correct about FIFO method? The item remaining in the inventory at the end of the period are those first purchase या produce recent, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा होता है ना वो लास्ट या recent पर परचेज होती है। The cost of each item is determined from the weighted average of the cost of similar items at the beginning of the period and the cost of similar item purchased या produced during the period। ये किसके बारे में लिखा हुआ है, और हमने किसके बारे में स्टेटमेंट बतानी है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट आइटम शैल बी use the same cost formula for all inventories have a similar nature and used to the entity, but different cost formula may be used for inventory with a different nature या use। बिल्कुल ठीक है। different cost formula may be used for difference in geographical location, गलत। cost formula can never be changed, change कर सकते हैं। cost formula may be changed on the basis of change in profit or loss, नहीं। change कब करते हैं, कौन सी दो कंडीशन है, कोई भी कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में कोई जब चेंज लाते हैं ना, अगर स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड करे या प्रेजेंटेशन बिकम मोर रिलायबल एंड रेलिवेंट, तब चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। 8वां, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, वो कहते हैं इन द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन FIFO मेथड मेजर इन्वेंट्री एट लोअर वैल्यू। इन्फ्लेशन में FIFO की ज्यादा वैल्यू, इन पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन वेटेड एवरेज मेथड मेजर इन्वेंट्री एट हायर, गलत। इन पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन FIFO मेथड मेजर इन्वेंट्री एज हायर प्रॉफिट। जाहिर सी बात है क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा इसका, तो इसका प्रॉफिट भी तो सी। लाओ जी पहले आखिरी सवाल करते हैं, सस्पेंस बाकी रखते। एज अ रिजल्ट ऑफ मंथ एंड स्टॉक काउंट इट वाज नोटेड दैट द प्रोडक्ट कॉस्टिंग 3,80,000 was damaged during the handling and needs to be scrapped at nil. 7,30,000 has been expired and will be replaced by supplier within the identical unexpired goods. कहते हैं बताओ what will be the impact on profit। अच्छा ये बात याद रखें, जब हम कोई एक्सपायर अपना स्टॉक एक्सचेंज करते हैं ना, तो कुछ भी नहीं करते ना, कोई एंट्री ही नहीं पास करते, एक सिंगल एंट्री भी पास नहीं होती। आपने आप सपोज ये चीज कोई खरीदी, मार्कर खरीदे, आपके पास पड़े थे, आपने एंट्री पास कर ली, कल को ये पड़े पड़े एक्सपायर हो गए, आपने ये देखकर नया मंगवा लिए, तो कोई एंट्री पास, उसकी एंट्री हो चुकी है। तो जब आप कोई एक्सपायर माल रिप्लेस करवाओगे उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं। अब दूसरा सवाल आता है, हाँ कोई अगर चीज महंगी आ जाए तो फिर जितना डिफरेंस होगा उसकी एंट्री पास कर देंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। और जो डैमेज हो गया नील, ये तो सारा एनआरवी लॉस हो गया, और लॉस से हमारे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगा। 3,80,000 से प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। अब आओ कहानियों पे। अच्छा ये बेसिकली कहानी चोरी की है सैमसंग के प्रोडक्शन से। सैमसंग ने एक सीरीज निकाली थी मोबाइल फोन ने, तो उसमें ना एक मसला आना शुरू हो गया। ये 2 दफा हुआ है, एक दफा करोला वालों ने ऐसा किया हुआ है, ये जो करोला गाड़ियों का मॉडल,
उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक अपना नया फोन लॉन्च किया मार्केट के अंदर, तो उसके अंदर एक मसला आ गया, उसकी ना बैटरी फूल जाती थी। अब सैमसंग ने कहा कि अगर ये हमारा ब्रांड ऐसे ही लोकली यानी ज्यादा फैल गया इंटरनेशनली, तो हमारी तो बदनामी हो जाएगी, लोग का एतबार उठ जाएगा कि सैमसंग की जी बैटरी फूल जाती है, अपना लो। उसने क्या कहा कि सारे लोगों को कहा कि भाई जिसके पास भी मोबाइल है ना, या तो पैसे वापस ले ले अपने, या नया फोन ले ले, मतलब वो फोन वापस कर दे, क्योंकि उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया है। तो माजरत कहाँ है, आप ऐसा करो कि वो चीजें मुझे वापस करो, अगर आपको नया फोन चाहिए सैमसंग का तो नया फोन ले लो, और अगर आपको रिफंड चाहिए तो रिफंड ले लो। अब उसे क्या हो गया, लोगों ने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज बात है कि उसने खुद ही लाइबिलिटी ले ली है। तो उसके बाद सैमसंग ने बहुत ज्यादा सेल ब्रांड बन गया था, अभी भी चल रहा है उनका नोट, जो एस नोट है वो बहुत ज्यादा अभी भी चल रहा है। चले जी, इसी क्वेश्चन को मद्देनजर रखकर शहाबनामा स्टोर इज एंगेज्ड इन सेलिंग मेडिकल सप्लाईज। एस मतलब हम एस हैं, शहाबनामा स्टोर। एस यूजुअली सेल्स एट कॉस्ट प्लस 40% एंड यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड। वो बेचता क्या है, सीपीएस क्या है उसका, कॉस्ट प्लस 40%, मतलब मार्कअप। Accountant of SS is confused in dealing with the following matter related to the January 2020. पहला, 2 जनवरी a supplier, सप्लायर कौन है, जिससे हम खरीदते हैं, सप्लायर कौन है जिससे हम खरीदते हैं, voluntarily record one of its product due to quality issue। हमारे सप्लायर ने जिससे हम चीज खरीद के आगे अपने कस्टमर को बेचते हैं, उसने कहा कि एक प्रोडक्ट में क्वालिटी इशू आ रहा है, उसको वापस करो। एस रिफंड ₹630,000 एंड इशूड क्रेडिट नोट 2,80,000 फॉर द प्रोडक्ट रिटर्न बाय द कस्टमर ड्यूरिंग द मंथ। एस रिटर्न all the recalled product to the supplier on 30th जनवरी फॉर कैश। सवाल यह है कि हमारे सप्लायर ने एक प्रोडक्ट में क्वालिटी इशू आ गया, उसने कहा चीजें वापस कर दो। अब हमने वो चीजें कितने की सेल कर चुके थे, वो कहते हैं एसएस रिफंड। एसएस कौन है भला, हम 6,30,000 रुपए अपने कस्टमर को रिफंड कर दिया, 2,80,000 के क्रेडिट नोट इशू कर दिए। क्रेडिट नोट तो शेयर रिटर्न में इशू होते हैं। अब क्रेडिट नोट तब इशू कर दिए जाते हैं जब हम पैसे ना दे रहे हो। अगर पैसे दे दिए जाए तो फिर किस बात की सबूत, किस बात की रसीद दें, पैसे ही दे रहे हैं। तो हमारी जो टोटल सेल रिफंड हो रही है ना 2 तारीख को, जो कस्टमर ने हमसे चीजें वापस ली, जो हमारी सेल रिटर्न हुई वो कितनी हुई, सेल रिटर्न डेबिट, कैश हुआ 6,30,000 से, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया 2,80,000 से, और टोटल कितना हो गया, इन दोनों को प्लस कर लो, 9,10,000। ये 2 जनवरी को हमारे कस्टमर ने, मतलब जो हमने पैसा वापस किया वो 6,30,000 है, और जो क्रेडिट नोट दिया मतलब लिख कर दिया कि पैसे वापस ले लेना हमसे, उसको या उसके पैसे क्रेडिट कर दिए 2,80,000। मैंने 2 लाख अपने रिसीवेबल कम कर दिए और 6,30,000 वापस कर दिया, तो टोटल से रिटर्न हुई कितनी, 9,10,000। परपेचुअल सिस्टम है, शेयर रिटर्न की तो 2 एंट्री पास होती है, ये तो एक एंट्री है। अभी इसकी कॉस्ट की एंट्री पास करेंगे। सीपीएस गिवन है 9,10,000, ये सेल हुई, डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख, तो इसकी एंट्री क्या पास हो जाएगी, इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट 6,50,000 से। ये तो हमारी सेल रिटर्न की एंट्री। अब दोबारा देख लीजिएगा एक दफा अंग्रेजी, कहता है एसएस, एसएस कौन है, हम है, रिफंड 6,30,000,
मतलब कैश दे दिया, और क्रेडिट नोट इश्यू कितने से कर दिए, और क्रेडिट नोट इश्यू का मतलब होता है किसी को हम कह रहे हैं कि भाई आपके पैसे हमने कम कर दिए, हमारे रिसीवेबल थे ना, जब उन्हें चीजें वापस कर दी तो हमने उनको क्रेडिट कर दिया। से रिटर्न की एंट्री यही होती है ना, से रिटर्न टू अकाउंट रिसीवेबल। तो ये टोटल से रिटर्न होगी 9,10,000 और कैश दे दिया 6,30,000, 2,80,000 का अकाउंट रिसीवेबल कम कर दिए, और दूसरी एंट्री इसकी पास कर दी इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल। अभी बात खत्म नहीं, आगे वो क्या कह रहा है, 30 तारीख को ये जो चीजें हैं सारी हमने सप्लायर को वापस कर दी। जो सप्लायर को वापस कर दी वो क्या है, सेल रिटर्न है, परचेज रिटर्न है। अब परचेज रिटर्न 9,10,000 से होगा 650 से होगा, जाहिर सी बात है 6,50,000 की चीजें हमने खरीदी थी। अब परचेज रिटर्न की एंट्री पास कर देते हैं, कैश डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। आप कहोगे सर अकाउंट पेएबल क्यों नहीं लिखा, ये बात आप पूछ सकते थे, अकाउंट पेएबल टू परचेज रिटर्न लिखना चाहिए था ना। उसने कहा है एसेस रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड प्रोडक्ट टू द सप्लायर फॉर, तो ये हमारी पहले पॉइंट की एंट्रीज पास हो। तो एक सेल रिटर्न थी, परपेचुअल में सेल रिटर्न की 2 एंट्रीज पास करते हैं, और एट द सेम टाइम वो परचेज रिटर्न भी हो गई, तो परचेज रिटर्न की भी एंट्री पास। हाँ आपने सिर्फ परचेज रिटर्न की थी, चले दोनों ही थी ना, क्योंकि वो सेल रिटर्न भी हो रही है परचेज। अगली बात पे आ जाए, नेक्स्ट वो कहता है 7 जनवरी, ये और चीज है, एसएस साइंड एन एग्रीमेंट विद टाउन हॉस्पिटल फॉर सप्लाई ऑफ इट्स प्रोडक्ट अगेंस्ट टीएच requisitions. It was agreed that SS will give 15% discount to TH. उसने वादा किया कि मैं आपको 15% डिस्काउंट दूंगा। The bill will be raised on monthly basis and will be paid by TH within 10 days. वो 10 दिनों के अंदर पे कर देता है। Bill raised on 31st January 2020 amounting to rupees 5.95 million. सेल हुई है परचेज हुई है, सेल। और सेल की 2 एंट्रीज होती हैं, एक तो एंट्री पास होगी अकाउंट रिसीवेबल टू सेल, अकाउंट रिसीवेबल टू कितनी अमाउंट से, 595,000 से, ऐसा ही 5.95 मिलियन है ना, 5.95 मिलियन है, तो हमने उसको, ठीक होगी बात। अब 550,000, अब एक और एंट्री भी पास होनी है क्योंकि परपेचुअल सिस्टम है। क्या एंट्री पास होनी है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। फिर वही गलती कर सकते हो आप इसके ऊपर सीपीएस अप्लाई करोगे, सवाल गलत हो जाएगा क्योंकि ये डिस्काउंटेड सेल्स है। और जब भी डिस्काउंटेड सेल्स है काम क्या करना है, पहले उसको नॉर्मल सेल बनाओ। अब ये कितने फीसद है सेल, 85%, तो सवाल हो गया क्या करोगे, 5.95 या 550,000 को पहले नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल कैसे बनेगी, 85 पे डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 5.95 को कर लेते 700 या 7 मिलियन, 7 मिलियन, ठीक है। अब आप इसके ऊपर सीपीएस अप्लाई करोगे तो कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करने के लिए जब भी डिस्काउंटेड सेल्स गिवन हो उसको पहले नॉर्मल बनाया, और या तो नॉर्मल बनाया करो या दूसरा तरीका कार क्या बताया था, सीपीएस को डिस्काउंट कर दिया। अब इसको मैं 140 पे डिवाइड कर दूंगा और 100 से, तो मेरे पास एंट्री पास हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री कितना, 5 मिलियन। ये मेरा आंसर है। ये एंट्री सी, सेल की तो हमेशा 2 ही एंट्रीज पास होनी है ना। चलो जी, ये आप लोगों का इन्वेंट्री। अब जब कभी आप लोगों ने पूछा तो जवाब मिलेगा आपको, वरना इन्वेंट्री अब आपका कंप्लीट है। टेस्ट वगैरह डिस्कस होते रहेंगे।